हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस की डेफिनेशन करेंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा हम देखेंगे कि करंट ट्रेंड में बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस जो है उसका क्या रोल है, ये कैसे अपना काम करती है। तो इन सब को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। बेसिकली जो बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस है इसका ताल्लुक न्यूरोसाइंसिस से ही है, लेकिन जब हम इस फील्ड को साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं तो फिर ये बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस बन जाता है। तो बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस की सबसे पहली डेफिनेशन मेरे सामने है कि बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस को हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, साइकोबायोलॉजी भी कहते हैं। ये एक ऐसी स्टडी है जो कि साइकोलॉजिकल बेसिस को स्टडी करती है ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर पर। इसके स्टडी के अंदर हम यूँ देखते हैं कि किस तरह ब्रेन और अदर मेंटल प्रोसेस की मदद से हमारे बिहेवियर बनते हैं। यानी कि अगर आप देखें हमारे मेंटल प्रोसेस, तो हमारा जो ब्रेन है वो समझ लें कि हमारा जितने भी बिहेवियर हैं उनका एक कोर है, उनका एक तरह का हेड क्वार्टर है। तो जब ये ब्रेन काम करता है मुख्तलिफ तरीके से, तो उसके अंदर किस तरह ब्रेन के डिफरेंट वे में काम करने से हमारे बिहेवियर बनते हैं। हमारे बिहेवियर किस तरह के हो सकते हैं। देखिए हम कभी गुस्से में रिएक्ट करते हैं, कभी हम सैड होते, कभी हम हैप्पी होते हैं, मुख्तलिफ तरह के इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं। ये जो हमारे इमोशंस होते हैं ये असल में हमारे ब्रेन की एक्टिविटी, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी की वजह से होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये न्यूरॉन्स की एक्टिविटी से कैसे होते हैं। देखिए जो हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ की तादाद के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो ये मुख्तलिफ तरह के केमिकल और सिग्नल्स रिलीज़ करते हैं, जो कि जिनके नतीजे के अंदर हमारे कुछ ख़ास तरह के इमोशंस बनते हैं, जिनको हम आगे स्टडी भी करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ब्रेन का अंदर जब हम किसी ख़ास तरह का हमने कोई बिहेवियर करना हो, जैसे कि हमने अगर भागना हो एक सिचुएशन के अंदर डर के, तो हमारा ब्रेन के अंदर से एक मैसेज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और उस मैसेज के पहुंचने के नतीजे के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी इंड्यूस होने लगती है, एनर्जी इंक्रीज़ होने लगती है और एनर्जी के इंक्रीज़ होने के साथ साथ फिर हम रनिंग करने लगते हैं। बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस को हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं। बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस जो है वो एग्जामाइन करती है ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमिशन को और साइकोलॉजिकल इवेंट्स को जो कि उससे एसोसिएट होते हैं। ये अंडरस्टैंड करती है कि किस तरह से ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन इन्फ्लुएंस करता है हमारे एक्शंस को, हमारे थॉट्स को और हमारे इमोशंस को। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन है साइकोलॉजी का, न्यूरोसाइंसिस का, बायोलॉजी का और इस तरह इससे मिलती जुलती दूसरी जो फील्ड्स हैं उनका। और ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है जिसके पीछे ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करना शामिल होता है। ये कवर करता है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को, जिसके अंदर जेनेटिक डिजीज़ भी आ जाती हैं, बायोलॉजिकल रीजंस ऑफ बिहेवियर भी आ जाते हैं, लर्निंग, इमोशंस, मोटिवेशन, होम्योस्टेसिस, इमोशन, सेंसरी प्रोसेसेस वगैरह आ जाते हैं। इस बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस को स्टडी करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो फिज़िकली आप रिएक्ट करते हैं, कभी सैड, कभी हैप्पी और मुख्तलिफ तरह के इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं, तो ये किस तरह से डेवलप होते हैं, मतलब आपके इमोशंस बनते कैसे हैं, उनके पीछे क्या है। जैसे अगर आप देखें कंप्यूटर आप चलाते होंगे या लैपटॉप चलाते हैं, तो लैपटॉप के ऊपर आप किसी भी तरह की वीडियो प्ले करते हैं, आप इनके कोई भी इमेज देखते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बैकग्राउंड के ऊपर फिज़िकली क्या काम हो रहा है, फिज़िकली हमारा कंप्यूटर बैकग्राउंड पे किस तरह से इनको बिट और बाइट की शक्ल के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। तो वो जो बैकग्राउंड पे कंप्यूटर की एक्टिविटी चल रही होती है, बिल्कुल सेम इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर भी एक्टिविटी चल रही है। इस टाइम अगर आप हंस रहे हैं, आप यानी कि मुस्कुरा रहे हैं, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसके पीछे भी एक फिज़िकली ब्रेन का प्रोसेस है जिसको हम न्यूरोसाइंसिस में स्टडी करते हैं। न्यूरोसाइंसिस के अंदर हम जब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को
पूरी डिटेल के साथ समझेंगे, तब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम समझ सकें कि असल में हमारा ब्रेन जो है वो काम कैसे करता है, हम किसी खास तरह के इमोशन के ऊपर क्यों हंसते हैं और क्यों रोते हैं, क्या वजह बनती है कि हमारा जब हमने हंसना होता है तो हमारे जो मुंह के जबड़े हैं वो क्यों स्प्लिट हो जाते हैं, और इस तरह से हम किस तरह से हमारे जबड़े हिलते हैं हंसते हुए या बोलते हुए, कम्युनिकेट करते हुए, ये सारा का सारा जो फिज़िकली मूवमेंट होती है वो हम बैकग्राउंड पे स्टडी करते हैं। अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ न्यूरोसाइंस की, तो ये बहुत समझने वाली चीज़ है। कोशिश करूँगा कि आपको आसान लफ्ज़ों में इसको समझा सकूँ। तो न्यूरोसाइंस जो है वो सबसे पहले 1960 की दहाई के अंदर, 1960 के अंदर ये वर्ड न्यूरोसाइंस जो था वो रेफ़र हुआ था साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम से, जिसके अंदर हमारा ब्रेन था और मोस्ट ऑफ फंडामेंटल एस्पेक्ट और उसके कुछ बुनियादी पहलू, जिसके जैसे कि मॉलिक्यूल्स, सेल्स, न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, कोग्निटिव एंड बिहेवियर फंक्शनिंग से। तो ये जो स्टडी है हिस्ट्री ऑफ न्यूरोसाइंस है वो बड़ी ना अगर देखा जाए तो बड़ी लॉन्ग है। जो थे ग्रीक एंशियंट थे, वो लोग पहले थे जिन्होंने ब्रेन को पूरे डिटेल के साथ स्टडी किया और देखा कि किस तरह से ब्रेन काम करता है, और उसको एक्सप्लेन किया न्यूरॉन्स, न्यूरल डिसऑर्डर्स को। तो खैर हम इसको पूरी एक कम्प्रीहेंसिवली इसको स्टडी करते हैं कि वन बाय वन करके। तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की जो ग्रीक फ़िलासफ़र थे, अमूमन अगर हम देखा जाए तो जितने भी ग्रीक फ़िलासफ़र थे उन्होंने बहुत अच्छे से ये न्यूरॉन्स वगैरह को स्टडी किया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंशियंट थ्योरीज़ क्या थी और ऑब्जर्वेशन क्या थी। ये हम बात करते हैं 3000 BC से 5000 BCE के बीच में। तो मैंने इसको एक हाइडिंग्स की शक्ल दे दी हुई है, आपके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना और आपको याद करने में भी आसानी होगी। सबसे पहले एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करूँ इन इजिप्ट में, मेसोपोटामिया के अंदर, इंडिया, ग्रीस जो थे वो अर्लियर ऑब्जर्वर थे ब्रेन के और न्यूरो नर्वस सिस्टम के। दी एडविन स्मिथ सर्जिकल पेपरस फ्रॉम एंशियंट इजिप्ट contains descriptions of head injuries and possible neurological consequences। ये वो थे जो एडविन स्मिथ जो थे, इन्होंने जो था कदीम जो था मिस्री तरीका जो था हेड इंजरी से डील करने का और पॉसिबल जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन थे उसको दरियाफ्त किया। इसके बाद अगर हम बात करें एंशियंट इंडियन की, तो उन्होंने आयुर्वेदिक टेक्स्ट जो थे वो मेंशन था उनके अंदर नर्वस सिस्टम को और न्यूरो एनाटॉमी का। आयुर्वेदिक की मैं बात करूं तो आयुर्वेदिक को हम यूँ कह सकते हैं ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके अंदर जो है वो कदीम तरीका इलाज के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इंडियन आयुर्वेदिक जो था, कदीम इंडियन आयुर्वेदिक कल्चर के अंदर जो था नर्वस सिस्टम को न्यूरो अनाटमी, यानी कि अनाटमी को तो हम यूँ कह सकते हैं कि जिस्मानी जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको डिटेल से उनकी स्टडी करना। तो उनको अगर हम न्यूरो अनाटमी करें तो इसका मतलब न्यूरॉन्स की जो है डिटेल स्टडी, बारीकी से न्यूरॉन के काम करने का तरीका, उनकी फिज़िकली वो किस तरह काम करते हैं। अगर हम बात करें एंशियंट ग्रीस फ़िलासफ़र की, तो उसके अंदर आ जाता है अल्कीमियन ऑफ क्रोटॉन, जिन्होंने 500 BC के अंदर ब्रेन के रोल और कॉग्निशन और सेंसेशन को स्टडी किया था। अब हम इससे अगले स्टेप के ऊपर आ जाते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है हिपोक्रेटिक ट्रेडिशन आ जाती हैं। तो उनको रेफ़र किया जाता है फादर ऑफ मेडिसिन से। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मिस्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलनेस एंड पर्पस दैट द डिजीज़ हैड नेचुरल कॉज। उन्होंने मिस्टिकल एक्सप्लेनेशन यूँ कह सकते हैं कि रूहानी जो था उसकी तशरीह को जो मेंटल इलनेस की करते थे लोग, या फिर जादुई यूँ कह लें कि एक्सप्लेनेशन करते थे इलनेस की, उसको रिजेक्ट किया। उसने कहा ये इसके पीछे कोई नेचुरल काज है, कुछ ना कुछ तो ब्रेन के अंदर गड़बड़ है, ये कोई एमी नहीं है कि कोई जादू है या कोई रूह है जिसकी बदौलत ये है हो रहा है। तो उन्होंने बल्कि ये आइडेंटिफाई भी किया कि किस तरह से जो है वो एक इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस को दरियाफ्त किया और उन्होंने सजेस्ट भी किया कि मेंटल और फिज़िकल फंक्शनिंग जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। फिर हम गैलन की बात कर लें और रोमन एरा के अंदर तो जो थे वो गैलन जो था वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन था। इसके बारे में बड़ा जिक्र होता है, यानी कि मुख्तलिफ बायोलॉजी की बुक्स के अंदर। और इसके साथ एनाटॉमिस्ट भी था रूम के अंदर, जो जिसने कंडक्ट किया था डिसेक्शंस ऑन एनिमल्स एंड रोड एक्सटेंसिवली अबाउट नर्वस सिस्टम। तो इन्होंने जो था वो जानवरों पर बहुत सारे जो थे, हम यूँ कह लें कि ना पेजेस लिखे या यूँ समझ लें कि कॉलम लिखे जिन्हें हम डिसेक्शंस कह सकते हैं। और इन्होंने नर्वस सिस्टम पर भी बड़ी डिटेल से बात की। इसके बाद मैं बात करूँ मिडल एजेस और रीएनसेंस जो था 500 BC से 1600 BC के बीच में। इसके अंदर जो ड्यूरिंग द मिडल एजेस साइंटिफिक प्रोग्रेस जो था इन न्यूरो साइंसेस जो थी वो बड़ी लिमिटेड थी, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेन जो थी वो अक्सर जो थी वो मजहबी या फिर फ़िलोसफिकल बिलीफ से एसोसिएट कर दी जाती थी कि कहा जाता हाँ जी इसके पीछे कुछ ना कुछ का कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, तो जी इसके अंदर कोई बदरू आ गई है, जी इसके अंदर कोई ना कोई ना किसी जी देवता ने सज़ा दी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये एक वजूहात बनी थी उस ज़माने के अंदर, ये समझा जाता था। बाद में रेनेसेंस, ये वर्ड में मुझे पढ़ना कोई इतना आ नहीं रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँ इसको एक्सप्लेन करने की। तो रेनेसेंस के अंदर एंड्रीज वेजुलस जो था उसने पब्लिश किया था डी ह्यूमनी कॉर्पोरिस फैब्रिका 1543 के अंदर, जिसने प्रोवाइड की थी डिटेल एनाटॉमिकल ड्राइंग, जिसने प्रिस्क्राइब किया था ब्रेन के स्ट्रक्चर को। इसके बाद आ जाते हैं इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न न्यूरो साइंसेस जो थी वो 17वीं सदी से 19वीं सदी यानी कि सेंचुरी के अंदर आई थी। तो इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप हुई थी 17वीं सदी के अंदर, जिसने अलाउ किया था ब्रेन के टिश्यूज़ को डिटेल स्टडी करने में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्सिलो मलपीगी जो, और इसके अलावा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जो था उसने बड़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की थी माइक्रो एनाटॉमी के अंदर। इसके अलावा 19वीं सदी के अंदर फ्रैंकोस मैगेंडाई और इसके अलावा जोहानस पीटर मुलर जो था उन्होंने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर जिसने इस्टेब्लिश किया था फंक्शनल लोकलाइजेशन इन दी नर्वस सिस्टम को। इसके बाद मैं बात करूँ थ्योराइड शवान की और इसके अलावा मैथियस शेल्डन की, जिन्होंने प्रपोज की थी सेल थ्योरी, जिसने हाईलाइट की थी इम्पोर्टेंस ऑफ सेल और इसके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को, जिसके अंदर इंक्लूड था नर्वस सिस्टम। इससे आगे बढ़ते हैं तो लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग आ जाती है 19वीं सदी के अंदर पेरी पाउल ब्रोका, वैसे इसको हम पाउल ब्रोका भी कहते हैं, और इसके साथ कार्ल वर्निक जो था उसने आइडेंटिफाई किया था स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज़ को, जिनका ताल्लुक जो था लैंग्वेज के प्रोडक्शन से कंप्रीहेंशन से था। तो इसने जो था वो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन लोकलाइजेशन द ब्रेन। तो ये एक स्टार्ट था ब्रेन की लोकलाइजेशन की, जो ब्रेन के छोटे छोटे मकामात हैं, ये ब्रेन के छोटे छोटे हिस्से हैं, उनको स्टडी करने के लिए ये इन्होंने एक तरह की यूँ समझ लें कि निशानदेही की थी। और यहीं से फिर ब्रेन के जो है मुख्तलिफ हिस्सों जो हैं उनको नाम दिए जाने लगे। और असल में पेरी पाउल ब्रोका वर्निक की जो कोशिशों की वजह से ही ब्रेन को बहुत डीपली उनके मुख्तलिफ पार्ट को स्टडी किया जाने लगा। उसके बाद कैमिलो गोल्गी जो था उसने डेवलप किया था गोल्गी स्टेन, जिसने अलाउ किया था विजुअलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन, वाइल सेंटियागो रेमन वाई काजल जो था उसने काम किया था मुहैया करने में इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। उन्होंने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की हमें पूरी डिटेल जो थी और इंसाइट आगाही दी थी हमें कि हम किस तरह से जो
हमारा नर्वस सिस्टम वो काम करता है। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि कोमिलो गोल्गी जो था उसको नर्वस सिस्टम की डिटेल प्रोवाइड करने में, इंसाइट और उसको डीपली स्टडी करने के नतीजे के अंदर कि ये किस तरह से न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं, इस पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था कोमिलो गोल्गी। और आई थिंक इसके साथ रेमन वाई काजल को भी मिला था। इन दोनों की इकट्ठी कोशिशों के नतीजे के अंदर हम ये जानने के काबिल हो सके कि किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर होता किस तरह का, हमारे न्यूरॉन का बेसिकली स्ट्रक्चर है क्या। वो जो हमें अक्सर नज़र आता है डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स वगैरह, वो असल में इसको डिटेल में स्टडी जो था वो कोमिलो गोल्गी ने किया था। खैर आगे चलते हैं। न्यूरॉन डॉक्ट्राइन, न्यूरॉन का जो नज़रिया था, डॉक्ट्राइन थी एक, लेट 19 एंड 20 सेंचुरी के अंदर बनी थी और ये बनी थी सैंटियागो के अंदर। प्रपोज किसने की थी? सैंटियागो, रेमन वाई काजल, कोमिलो गोल्गी ने। और इन्होंने इसको नाम दिया था न्यूरॉन्स का, विच कम्युनिकेट वाई सिनेप्सिस। अब हम जो न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं सिनेप्सिस के ज़रिए। सिनेप्सिस जो था को हम अगर शॉर्ट में कहें तो दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक गैप होता है, एक जंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। तो न्यूरॉन की कम्युनिकेशन का नज़रिया जो था वो इन दोनों ने ही पेश किया था। अगर हम मॉडर्न न्यूरो साइंसिस की बात करें तो ये आज के दौर के अंदर न्यूरो साइंसिस जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। अब न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर थे वो पुरानी बातें होती थी कि जब उनको स्टडी किया जाता था, अब सबको पता चल गया हुआ है। अब डिटेल के अंदर इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें न्यूरो साइंसिस के अंदर शामिल की जाने लगी हैं। अब इसके अंदर जो हैं वो ब्रेन डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स आने लगे हैं। उसके अंदर ऐसी मशीनों को हम स्टडी करते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को या ब्रेन डैमेज को स्टडी करती हैं, या उनको उनका इलाज करती हैं, या फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन करती हैं कि हाँ जी कहाँ पर कोई डिसऑर्डर है। तो एडवांस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और न्यूरोकेमिस्ट्री और ब्रेन इमेजिंग टेक्निक जो थी जैसे कि EEG, fMRI और ने रेवोल्यूशनाइज किया था न्यूरो साइंसिस को। मिड 20 सेंचुरी की बात करूँ तो ये फील्ड जो था वो कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंसिस जो थी वो अमर्ज हुई। इसके प्रिंसिपल मैथमेटिकली, फिजिक्स और बायोलॉजिकली टू मॉडल न्यूरल प्रोसेस। इसको जो था मुख्तलिफ फील्ड्स की मदद से, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी की मदद से न्यूरॉन्स के जो प्रोसेस हैं उन प्रोसेस के जो स्पीड है काम करने की उसको स्टडी किया जाने लगा, उस न्यूरॉन्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी किया गया। फिर इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर हुई, जैसे एसिटाइकोलिन थी, सेरोटोनिन थी। और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूरॉन कम्युनिकेशन बिहेवियर को स्टडी किया गया। फिर डेवलपमेंट हुई ऑप्टो जेनेटिक ने रिसर्चर्स को अलाउ किया कि वो न्यूरॉन्स को जो था वो रोशनी प्रोवाइड करें। अनप्रेसिडेंट जो था, अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है बेमिसाल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की टू स्टडी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को और उसके बिहेवियर को। इसके अलावा हम बात करें ह्यूमन कनेक्टम प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च हुआ 2009 के अंदर, जिसका मकसद था कि कंप्लीट मैप प्रोवाइड किया जाए न्यूरॉन्स के कनेक्शन का जो कि ब्रेन के अंदर होता है। और इसने वैल्यूबल इंसाइट प्रोवाइड की थी ब्रेन के अंदर, ब्रेन के फंक्शंस में और मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के हवाले से। आगे हम अगली हेडिंग की बात करें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, ब्रेन मैपिंग को, तो 20वीं सेंचुरी के अंदर चार्ल्स शिरिंगटन और एडगर एंड्रियन ने एक स्टडी कंडक्ट की थी, एक रिसर्च कंडक्ट की थी और उन्होंने रिफ्लेक्स आर्क को और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस को स्टडी किया था। रिफ्लेक्स आर्क को और जो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस को हम स्टडी थोड़ा डिटेल में बाद में करेंगे। यूँ समझ लें कि जब हमारे बॉडी के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स अचानक कोई हमारी बॉडी को सिग्नल भेजते हैं तो उस सिग्नल के अंदर अगर हमारी बॉडी फ़ौरन रिएक्ट करती है तो वो रिफ्लेक्स आर्क होता है। जैसे कि अगर आप आग को छू लें तो आग को छूने के लिए हमारी जो हाथों के आउटर पार्ट जो है, जो स्किन है, वहाँ पर छोटे छोटे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जैसे ही मैसेज को रिसीव करते हैं तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो मैसेज फ़ौरन ट्रांसफ़र जाता है और हम रिफ्लेक्स आर्क की मदद से फ़ौरन हाथ पीछे कर लेते हैं और हमारा ब्रेन इसके ऊपर पूरा डिसाइड नहीं करता, मतलब ये फ़ौरन रिएक्ट होना, ये रिफ्लेक्स आर्क होता है।
बाद में ब्रेन के पास सिग्नल्स जाते हैं डिटेल के अंदर और हम देखते हैं कि हाँ जी हमारे हाथ को कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ। खैर 1940s 1950 जो थे उसके अंदर बहुत से सर्च जिसके अंदर वाइडर पेनफील्ड ने इलेक्ट्रिशियन स्टिमुलेशन यूज़ की थी ब्रेन के कॉन्शियस ऐसे ब्रेन कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रेन पेशेंट को उनकी सर्जरी को और वेरियस मैप फंक्शनिंग और प्रोवाइड की थी क्रूशियल इंसाइट इनटू फंक्शनल ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम बात करते हैं कोग्निटिव न्यूरोसाइंसेस की और ब्रेन इमेजिंग की। तो जो था एडवेंट ऑफ ब्रेन इमेजिंग टेक्निक सच एज पिस्ट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी पेट जिसको बोलते हैं और फंक्शनिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग उसने रेवोल्यूशनाइज किया था कोग्निटिव न्यूरोसाइंसेस को लेट 20th सेंचुरी के अंदर। इसके बाद मैं बात करूँ कोग्निटिव न्यूरोसाइंसेस जो था उसने एक्सप्लोर किया था न्यूरल बेसिस ऑफ हायर मेंटल प्रोसेस लाइक परसेप्शन अटेंशन मेमोरी लैंग्वेज एंड डिसीजन मेकिंग जो कि कॉम्बिनेशन है साइकोलॉजी का न्यूरोसाइंसेस का और कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग का। मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर न्यूरोसाइंसेस की मैं बात करूँ तो ये एक एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है न्यूरॉन साइंसेस की जिसने अलाउ किया साइंटिस्ट को कि वो स्टडी कर सकें जीन को और उनके रोल को ब्रेन को डेवलप करने में और फंक्शन में और उसके डिसऑर्डर्स के अंदर। मुख्तलिफ टेक्निक्स लाइक जेनेटिक एडिटिंग इन्होंने एक बेमिसाल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम मैनिपुलेट कर सकें जीन को। मैनिपुलेट मीन्स फ़ायदा उठा सकें जिन्हें जीन से अपने और स्टडी कर सकें इसके इफ़ेक्ट को हमारे न्यूरो साइंसेस पर। न्यूरोप्लास्टिसिटी की अंडरस्टैंडिंग हुई लेट 20th सेंचुरी में। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये होती है कि पुराने न्यूरॉन्स जो हैं उनका मुरझा जाना और नए न्यूरॉन्स का बनना। ये एक एबिलिटी होती है रीऑर्गेनाइज होने की और रीफॉर्म होने की न्यू ब्रेन कनेक्शन, यानी कि जब हमारे ब्रेन कनेक्शन जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे डेली न्यूरॉन्स मरते हैं, मुरझा जाते हैं और नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते रहते हैं और हमारे नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनने से हमारा जो है वो ब्रेन एक्टिव रहता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च जो थी उसने डेवलप की थी मुख्तलिफ तरह की थेरेपी को, इंटरवेंशन को, जो कि पेशेंट्स जो कि ऐसे पेशेंट जो कि स्ट्रोक के हों या फिर दूसरी ब्रेन इंजरीज़ को उनको रिकवर करने के लिए। इसके बाद मैं बात करूँ न्यूरो एथिक्स और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस की। तो जैसे ही एडवांसमेंट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस से रिसर्चर्स जो थे उन्होंने एक्सप्लोर कर सके ऐसे तरीक़ों को, ऐसी डिवाइसेस को जो कि इन्हेंस करते हैं ब्रेन की कम्युनिकेशन को और वो इंडिविजुअल जो कि किसी सीवियर तरह की डिसेबिलिटी के शिकार हैं वो भी फिर चलने के काबिल हो सकते थे। इसके बाद एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ न्यूरोसाइंसेस रिसर्च जो थे उन्होंने एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया कि ऐसी रिसर्चेस हुई जिनको रिसर्चेस के लिए उन्होंने कुछ एथिक्स मुतारफ़ करवाए जिसके अंदर प्राइवेसी, इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट, कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट जो था वो एक मेजर सब्जेक्ट बना कि हाँ जी न्यूरॉन्स के ऊपर स्टडी ऐसे नहीं हो सकती है। पहले होता था कि ऐसे ही चीर फाड़ करके कुछ ब्रेन के बॉडी के पार्ट्स के या फिर ब्रेन के किसी भी तरह के ब्रेन को उठाकर रिसर्च कर ली जाती थी, लेकिन बाद में इसके ऊपर प्रॉपर उन्होंने एथिक्स डाले कि हाँ जी किसी भी तरह की न्यूरो साइंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए एथिक्स होने चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए जिनके तहत कोई भी बंदा रिसर्च कर सके। इसको न्यूरो एथिक्स भी कहते हैं। करंट ट्रेंड्स की मैं बात करूं तो करंट ट्रेंड्स के अंदर न्यूरो साइंस जो है वो अब मोस्टली फोकस करती है बायोलॉजिकल, मोलिकुलर और सेलुलर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन को। लेकिन न्यू इमेजिंग टूल की मदद से, कंप्यूटर स्टिमुलेशन की मदद से मॉडर्न न्यूरो साइंस जो है वो डेवलप हो चुकी है अब पहले से ज़्यादा। आज के दौर के अंदर रिसर्चेस जो हैं वो अलाउ करती है न्यूरो साइंसेस कि वो डीपली अंडरस्टैंड कर सके ब्रेन के अनाटमी को, यानी कि ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको डीपली स्टडी कर सकें, न्यूरोलॉजिकल और फिज़िकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को। इसके अलावा दिस लेड टू सम सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन सेवरल एरियाज़। इसने मुख्तलिफ तरह के दूसरे ब्रेन एरिया स्पेशली साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर रहते हुए उनको भी स्टडी करने में मदद दी है।
इसके अलावा न्यूरो साइंसिस की स्टडी की वजह से हम इस काबिल हो चुके हुए हैं कि हम ब्रेन के मुख्तलिफ डिसऑर्डर जिन्हें न्यूरो साइंसिस से रिलेटेड मुख्तलिफ डिसऑर्डर जैसे कि पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, हंटिंगटन्स, स्किज़ोफ्रेनिया, क्लिनिकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह को हम डीपली इनको स्टडी कर सकें और जान सकें कि इनके पीछे जो है कौन से ब्रेन फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर इनका इलाज जो था वो डिस्कवर हुआ और आज के दौर के अंदर इनका कामयाबी से इलाज किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। इसको अच्छे से पढ़िएगा और कल जो है हम की एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा फिर इसकी एप्लीकेशंस को हम मज़ीद स्टडी करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।